Welcome back again to my channel Fatter Botanist। तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने डाइजेशन पढ़ा था अप टू स्टमक। स्टमक तक डाइजेशन हमारा ऐसे हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग फर्दर डाइजेशन इनटू अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक में जब हमने डाइजेशन पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि स्टमक में जो जूस रिलीज होता है दैट जूस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, नाउ इट्स ऑल क्लियर। उसमें से किसी को मतलब कोई डाउट नहीं होगा? नो डाउट। ओके, तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं जो जूस नॉट जूस। अब स्टमक में जरूरी तो नहीं कि सारी चीजों का ब्रेकडाउन हो जाए। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका 100% तो नहीं कहूंगा, अप्रोक्सीमेटली 100% फूड डाइजेस्टेड हो जाता है। स्टमक में 100% नहीं होता, स्टमक में 50 to 70%, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनको डिग्रेड नहीं कर पाएगा पेप्सिन एंजाइम, क्योंकि हर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होता है। तो इसलिए जो वो प्रोटीन जो पेप्सिन से डिग्रेड होंगे, पेप्सिन से ब्रोकन डाउन होंगे, वही सिर्फ स्टमक में ब्रोकन डाउन होंगे छोटे छोटे पेप्टोन्स में। अब बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जूस प्रेजेंट होता है जिस जूस को हम कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। इट इज योर एनसीईआरटी वर्ड, सक्कस एंटेरिकस, एंड EN ओके। सक्कस एंटेरिकस को हम इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं। हमेशा बायोलॉजिकल टर्म्स के एक से ज्यादा नाम होते हैं, दोनों को हमेशा याद कर रखना चाहिए। इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। अब ये जो जूस होता है, कमाल की बात यह है कि ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होने के बावजूद स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस नहीं होता। इट ओनली कंटेन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम टू ग्लैंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एन लीवर, तो लीवर से, और द सेकंड वन इज एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, पैनक्रियास। तो ये दोनों ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हेल्प करते हैं अपना सिक्रीशन देने की स्मॉल इंटेस्टाइन को। हेल्प नहीं करते, मतलब दिस बोथ दिस ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग ए दिस। ठीक है, तो इन दोनों के जूस को हम इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं एक्चुअल में। क्लियर है? तो लीवर क्या करेगा? लीवर आपका सिक्रेट करेगा। लीवर में एक ग्लैंड्स होते हैं, सॉरी नॉट ग्लैंड्स, लीवर में एक डक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट एक्चुअल में जो जूस रिलीज कर रहा है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, that juice is known, that's why that juice is known as bile juice। बाइल डक्ट रिलीज कर रहा है इसलिए हमने इसे बाइल जूस कहा। ठीक है, पैनक्रियास क्या कर रहा है? पैनक्रिएटिक जूस को सिक्रीट कर रहा है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब दोनों जूस आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये दोनों जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद हो गए। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों जूस क्या करेंगे? अपना अपना वर्क करेंगे। बाइल जूस का अलग फंक्शन है और पैनक्रिएटिक जूस का अलग फंक्शन है। ठीक है, अब जो फूड पार्टिकल्स आपके स्टमक से एंटर करे थे स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ध्यान रखना ये मूवमेंट आपका चलता रहे। अब बाइल जूस क्या करेगा? फैट्स को, या ये बोलो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को, ग्लोब्यूल्स होते हैं बड़े बड़े लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस बाइल जूस। बाइल जूस का फंक्शन क्या है? टू ब्रेक डाउन द
larger fat globules into smaller fat globules। और इस प्रोसेस को, जिसमें बाइल जूस हेल्प करता है लार्ज फैटल ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने में, इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। EMULSIFICATION, इमल्सी, EMUL, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन ज्यादातर 1 मार्क्स में पूछा जाता है। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? डिफाइन इट। तो इट इज इन अ प्रोसेस इन विच लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एन बाइल जूस रिलीज फ्रॉम बाइल डक्ट ऑफ लीवर। जितना सिंपल रखोगे ना डेफिनेशन को, उतना बेटर रहता है। तो हम एक बार देख लेते हैं डायग्राम्स में। ये देखिए, ये आपका लीवर है, ये इसमें बाइल है, डक्ट। ये बाइल डक्ट क्या कर रहा है? देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस रिलीज कर रहा है। These are pancreatic juice which is secreted from pancreas and released into stomach. Oh, sorry, not stomach, released into small intestine. ठीक है, क्लियर हो गया। अब पैनक्रियाटिक जूस में लाइक स्टमक, इसमें भी 3 एंजाइम्स होते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा वन होता है आपका लाइपेज, थर्ड वन इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन ब्रोकन डाउन करेगा उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनके लिए ये एंजाइम बना है। ठीक है, इट आल्सो ब्रोकन डाउन द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड या पेप्टोन्स, आप कह सकते हो अमीनो एसिड, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग है। लाइपेज, नाम से ही पता चल रहा है कि इट वर्क ऑन लिपिड्स। ये क्या करेगा? अब जरूरी तो नहीं कि हर फैटी मॉलिक्यूल्स इमल्सिफिकेशन से टूट जाए। कुछ ऐसे फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं विच कंटेन एन अल्कोहल इन देयर ग्रुप। ठीक है, जैसे अल्कोहल कंटेन करते हैं तो वो उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो उनको तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम यूज होता है। तो ये क्या करेगा? लिपिड्स को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा, जिससे फैट बनते हैं। ठीक है, to the help of lipase। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जैसे कि आपको पता चल रहा है अमाइलेज, जहां पर भी वर्ड अमाइलेज आ जाएगा, इट इज एन एंजाइम फॉर कार्बोहाइड्रेट। अब कुछ ऐसा स्टार्च जो आपके माउथ में जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, इट गोज इनटू स्टमक। स्टमक में भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हुआ क्योंकि वहां पे कोई एंजाइम ही नहीं प्रेजेंट, तो वो फिर दोबारा से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां पे उन जैसे मॉलिक्यूल्स का जिनका डाइजेशन नहीं हुआ था, वहां पर उनका पैनक्रियाटिक अमाइलेज के जरिए ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब बात आती है कि ट्रिप्सिन क्या ऑलवेज एक्टिवेट होता है? लाइक इन अ पेप्सिन, ट्रिप्सिन इज ऑलवेज नॉट एक्टिवेटेड। इट रिक्वायर्ड इन अ बेसिक कैरेक्टर that is provided by that bile juice. That's why it have to be mixed up with pancreatic juice. Mix up होना है। और जो स्टमक से हमारा एसिडिक फूड आ रहा है, उसको भी तो थोड़ा सा बेसिसिटी प्रोवाइड करानी है, वरना वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को जला देगा। ठीक है, तो ये सारा काम बाइल जूस करता है। इट इज क्लियर ना? अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फिंगर लाइक अपेंडेजेस। ये आपको दिख रही है, ये देखिए, ये लेयर है और ये ऐसी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलेंगे विलाई, और दे आर माइक्रो इन नेचर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एन माइक्रोविलाई। ये पूरे अंदर की तरफ प्रेजेंट है। सबसे पहला, कोई भी चीज अगर ऐसी प्रेजेंट है और अगर ऐसे में प्रेजेंट है, तो किसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है? ऑफ कोर्स दिस वन, क्योंकि इसमें क्या है?
अगर देखा जाए, इसको स्ट्रेट किया जाए तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द स्ट्रेट वन। ये क्या कर रही है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज भी करती है इस तरह की फोल्डिंग। साथ में माइक्रोविलाई हेल्प इन अब्जॉर्प्शन, ये अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते। जैसे यहाँ पे भी लिखा है बाइल जूस में बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं, लार्जर फैट मॉलिक्यूल को स्मॉलर में कन्वर्ट करेगा। पैनक्रियाटिक स्टार्च ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, माल्टोज या ओलिगोसैकेराइड्स। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन 3 एंजाइम होते हैं यहाँ पे, सॉरी ये एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, कभी कभी ये काम नहीं करता। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, ट्रिप्सिन प्रेजेंट है, काइमोट्रिप्सिन भी हो सकता है या रेनिन भी हो सकता है। रेनिन एक्चुअली किड्स में होता है। ठीक है, फॉर डाइजेस्टिंग द मिल्क प्रोटीन। सुक्रोज, माल्टेज और लैक्टेज, सुक्रोज फ्रुक्टोज में, माल्टेज ग्लूकोज में, 2 ग्लूकोज यूनिट, लैक्टेज भी गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, तो इन सब में इनका कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो इन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बस ये पता होनी चाहिए कि कौन सा एंजाइम किसको तोड़ रहा है। अब ये एक आपका मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम है, इट इज इंपॉर्टेंट, यू गाइस हैव टू जस्ट रीड इट। सलाइवरी अमाइलेज कहाँ प्रोडक्शन होता है, सलाइवरी ग्लैंड में, माउथ में रिलीज होता है, न्यूट्रल पीएच है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, और कहाँ है इसका साइट ऑफ रिलाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन। पीएच कैसा है, बेसिक है। माल्टेज, तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज को भी बेसिसिटी कौन प्रोवाइड, एक्चुअल में जो ट्रिप्सिन था उसको भी कौन बेसिसिटी प्रोवाइड करा रहा था, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, ये सारे के सारे देखो बेसिक इन नेचर है, ट्रिप्सिन भी है, माल्टेज भी है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी है, और लाइपेज भी। ठीक, अब जरूरी नहीं कि हम सिर्फ प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को ही खाते हैं अपनी डाइट में। वी आर टेकिंग सम ऑर्गेनिज्म एज वेल एज, लाइक इन चिकन जो खाता है, अब उसने चिकन खाया, अब वो ऑर्गेनिज्म में सेल होंगे, न्यूक्लियस होंगे, आरएनए होगा, उनके अंदर डीएनए भी हो सकता है जो होता ही है, यानी न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होंगे। तो अभी तक तो मैंने बताया था कि प्रोटीन, लिपिड और फैट के लिए और कार्बोहाइड्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम, लेकिन हमने न्यूक्लिक एसिड का अभी भी कोई स्पेसिफिक एंजाइम नहीं पढ़ा। इट इज नॉट इन 10th क्लास सिलेबस, बट फिर भी जस्ट अगर आपको जानना है तो मतलब मैं बता देता हूँ, ताकि जस्ट फॉर नॉलेज, अगर बाय चांस क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इट्स गुड। न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के लिए वही एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होंगे जो एंजाइम इसको डिग्रेड कर सकते हैं, लाइक एन न्यूक्लियेज पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, और इसकी साइट ऑफ रियलाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कैन नॉट प्रोड्यूस एनी एंजाइम एक्सेप्ट दिस पेप्टिडेज। यही एक ऐसा एंजाइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है। ये पेप्टाइड्स को ब्रेकन डाउन करेगा। पेप्टाइड्स क्या है, बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके एक पेप्टाइड बना दे। न्यूक्लियोसाइडेज, ये भी पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, रिलीज स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आगे चलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एक्चुअल में जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, दैट इज नॉट ऑन 101 पेज, दिस क्वेश्चन आर ऑन 101 पेज, आई एनसीईआरटी के 101 पेज पे। So the heterotropic or heterotropic mode of nutrition, it is very simple. You can easily give the 4 or 5 points. Where do plants get each of the raw material required for photosynthesis? CO2 कहाँ से लेता है? एयर से, सनलाइट से। सनलाइट कहाँ से ले रहा है? सन से। वाटर कहाँ से ले रहा है? सॉइल से। All of these are raw material is utilized in photosynthesis for using for trapping sunlight and for making food particles, which is plant utilize. What is the role of acid in our stomach? Last video में हमने पढ़ा था कि acid का क्या role है? It provide acidity to pepsin enzyme as well as killing the bacteria present in our food. Function of digestive enzyme, जितने भी digestive enzyme है उन सबका function. How is the small intestine designed to absorb digested food? It have an
small finger like projections that is called as a small microvilli which help in absorption of digested food particles. स्मॉल इंटेस्टाइन तक का फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो गया। इसमें एक चीज आपको नहीं दे रखी है। अब बात होती है वो फूड पार्टिकल्स आपका क्या है, उसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, दैट शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, वो हिस्सा एक्सक्रीशन में आएगा, बट बिफोर दैट लार्ज इंटेस्टाइन में ये एंटर करेंगे। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जितना भी एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है आपका फूड पार्टिकल्स में, दैट शुड बी अब्सॉर्ब्ड इट। तो एक्सेस ये क्या करती है लार्ज इंटेस्टाइन, इट अब्सॉर्ब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। उसके बाद via the help of anus this food particle is egested out from our body so that it cannot harm our body. अब हम बात चल रहे हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथ। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जरूरी नहीं कि सिर्फ एक सिंगल पाथवे से होता है जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन बाय वेरियस मेथड, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ग्लूकोज तो फॉर्म हो गया, डाइजेस्टिव फॉर्म इज ग्लूकोज, ग्लूकोज में सब कन्वर्ट हो गया, लेकिन इस ग्लूकोज भी फर्दर डाइजेस्टेड होना है, यानी इससे भी हमें एनर्जी को रिलीज कराना है। हाउ इट विल, ये कैसे होगा अब ये देखते हैं। तो ग्लूकोज का डाइजेशन स्टार्ट होता है, ये कह लो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होता है। इट इज इन 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड इट इज ब्रोकन डाउन इन पायरुवेट विच इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और साथ में एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर 1 कार्बन मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और तो 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, यहाँ पर 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। और ये कोई एक स्टेप में होने वाली साइकिल नहीं है, इट इज इन अ वेरी लॉन्ग साइकिल, नॉट लॉन्ग बट 10 स्टेप्स में होने वाली साइकिल है, जिसमें दे आर यूजिंग 10 डिफरेंट एंजाइम्स। 10 स्टेप्स में होता है पायरुवेट। अब ये पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन होता है इनटू क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल में फर्दर ब्रेकडाउन होगा, जहां पे ये कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया। कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद उसे एनर्जी मिली, क्योंकि पायरुवेट क्या है, हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल, नॉट हाईली बट मीडियम ही इसको कह सकते हैं, हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि हम पायरुवेट को यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल्स तब तक टूटते रहते हैं, कार्बन के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तब तक टूटते रहते हैं तब तक उसमें एक सिंगल कार्बन ना बच जाए। क्लियर है? तो there are 3 types of method by which pyruvate is broken down into further like that. First one is absence of oxygen. जब ऑक्सीजन की absence होती है, it occur in yeast Saccharomyces cerevisiae, ईस्ट में होता है, और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है, इसके अंदर हम फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, आपका इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इथेनॉल में। इथेनॉल इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्कोहल विच इज 2 कार्बन मॉलिक्यूल एंड CO2 रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन ये जो एनर्जी है इट इज नॉट हाई एज कंपेयर टू अदर्स, बहुत लो एनर्जी होती है, और साथ में जो CO2 है ये रिलीज है। अब ये इथेनॉल है, ये क्या है, ये आपका कंप्लीट ब्रोकन डाउन नहीं हो रहा ग्लूकोज, इट इज इन इनकम्प्लीट डाइजेशन, इसको हम इनकम्प्लीट डाइजेशन भी बोलते हैं, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। इथेनॉल इज हाईली यूटिलाइज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो ये हम यूज कर लेते हैं। अब सेकंड होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट प्रेजेंट ही नहीं, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहां पहले प्रेजेंट था बट ड्यू टू सम मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सम लाइफ प्रोसेसेस, इट शुड बी एलिमिनेटेड नाउ, ये एलिमिनेट होने लगा है। लाइक दैट lack of oxygen which is occur in our muscle cells,
ह्यूमन बॉडी के मसल सेल्स में होती है ये रिएक्शन। इसमें क्या होगा, बिफोर डूइंग एन विगरस एक्सरसाइज आप नॉर्मल कर रहे हो, यू हैव एन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, नॉर्मली CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही, लेकिन जब बॉडी थक जाती है, अगर हम फिर भी एक्सरसाइज करने लगते हैं तो क्या होगा, उस टाइम पे हमारी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, तो उस टाइम हमारे मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहेंगे, इन दोनों, एंड एरोबिक। ठीक है, तो ऐसे केस में जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। ठीक है, इनकम्प्लीट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो ये ग्लूकोज यानी जो पायरुवेट से कन्वर्ट हुआ है, ये लैक्टिक एसिड में प्रोड्यूस हो जाएगा। लैक्टिक एसिड जो हाँ मिल्क में प्रेजेंट होता है, कहोगे कि हमारे मिल्क से भी मतलब मिलता है, हाँ श्योर मिल्क से मिलता है। तो ये लैक्टिक एसिड यूटिलाइज नहीं हो सकता हमारी बॉडी में, और मसल सेल से कहाँ जाएगा? ठीक है, मसल सेल से तो कहीं नहीं जाएगा, तो वहां पे इसका एक्युमुलेशन होता रहता है। ठीक है, वहां पे ये इतना इकट्ठा हो जाता है, इट ड्यू टू विच इसकी वजह से क्रैम्प्स बढ़ने लग जाते हैं बॉडी में, एंड द स्पोर्ट पर्सन कैन नॉट डू फर्दर मोर एक्सरसाइज। फिर आप और एक्सरसाइज नहीं कर सकते, शरीर टूट जाता है पूरा। तो उस केस में क्या करते हैं हम, हॉट वाटर बाथ अगर ले ली जाए तो ये क्रैम्प्स ठीक हो जाते हैं। हॉट वाटर बाथ। मेरा आज ये कर्सर पता नहीं क्या हो रहा है इसको। तो इसके साथ लैक्टिक एसिड के साथ CO2 रिलीज नहीं होता, ये ध्यान रखना, और एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड ऑलरेडी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और पायरुवेट भी 3 कार्बन है, तो एनर्जी का मतलब और CO2 का मतलब ही नहीं बनता है यहाँ रिलीज। अब क्या होती है, फाइनल जो रिएक्शन है दैट इज प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीजन, जिसको हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ठीक है, और ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ये रिएक्शन, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन कहां पर होगा, देखो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रही है, उसके बाद जब ये पायरुवेट से फर्दर ब्रोकन डाउन हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये ध्यान रखना। CO2 प्रोड्यूस होगा विच इज एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रिल, वाटर जो यूटिलाइज हो जाएगा, साथ में ATP। ठीक है, अब ये देखो हर चीज में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर भी एनर्जी हो रही है, इधर भी एनर्जी हो रही है, इधर भी एनर्जी हो रही है, और ये एनर्जी तो हर प्रोसेस दे रहा है। देन व्हाई ह्यूमन बीइंग, नॉट ह्यूमन बीइंग, एवरी ऑर्गेनिज्म प्रेफर एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एज कंपेयर टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों, मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, क्यों, इसके पीछे का रीजन है आपका, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इट इज नॉट एज मच हाई एज कंपेयर टू एरोबिक। यहाँ पे 30 लगभग लगा लीजिए 36 ATP अराउंड होते हैं रिलीज, टोटल ओवरऑल रिएक्शन ग्लूकोज से एनर्जी में कन्वर्ट होना, तो 36 to 38 मॉलिक्यूल्स होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें आपके लगभग 2 ATP ही रिलीज हो पाते हैं, जो कि इनकम्प्लीट है। दैट्स व्हाई organism prefer presence of an oxygen as compared to lack of oxygen. तो ये था हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस मेथड। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन कर लिया डाइजेशन के साथ, वेरियस मेथड में ग्लूकोज का भी ब्रेकडाउन देख लिया। अब बात आती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन प्लांट से पहले मैं रेस्पिरेशन समझा देता हूँ। व्हाट इज रेस्पिरेशन?
तो एक्चुअल में ब्रेकन डाउन ऑफ ग्लूकोज जो हम अभी पढ़ रहे थे इनटू CO2 H2O और ATP, ये कह लो ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज टू गेट एन एनर्जी फ्रॉम इट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, ये कह लो कि ब्रेक डाउन ऑफ एन ग्लूकोज इनटू इट्स सब प्रोडक्ट टू गेट एन एनर्जी फ्रॉम इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप, जैसे कि आप ऑलरेडी पता है होगा, ये सबने पढ़ी है 9th क्लास, एरोबिक एंड एनारोबिक। Anaerobic respiration are those in which oxygen is completely absent. Aerobic respiration are those in which oxygen is present. तो अगर कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के प्रेजेंस से ब्रोकन डाउन हो रहा है तो उसको एरोबिक कहेंगे और साथ में सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। तो ये प्लांट और एनिमल दोनों एक साथ करते, दोनों एक साथ नहीं बोलूंगा, दोनों ही करते हैं। अब आप कहोगे कि O2 तो प्लांट आपका रिलीज करता है, देन व्हाई इट यूजेस O2? बिकॉज बेटा कि सेलुलर रेस्पिरेशन में O2 का इन्वॉल्वमेंट होता है। कोई भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ना है, कोई भी शुगर मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो इट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ही होती है। तो मैं इस ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहा था। देखो इसमें ग्लूकोज से ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज में, तो ये सारी ये 10 स्टेप मॉलिक्यूल है, इसमें आपके 10 एंजाइम्स यूज होते हैं। डोंट वरी, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, अल्टीमेटली पायरुवेट बना। अब ये पायरुवेट किस में जा रहा है? क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल फिर एनर्जी रिलीज करता है और साथ में आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, दैट इज केम अंडर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इस क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म। तो हम अब ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन के ऊपर चलेंगे। तो ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि जो आपका ATP है, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, ये आपका एक जैसे ही इसको वाटर मिलता है, अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा, इट इज ब्रोकन डाउन। किसमें ब्रोकन डाउन हो जाएगा? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज है, यानी ATP की फॉर्म में चार्ज है ये, लेकिन जैसे ही वाटर मिला इसको, ये अनचार्ज हो जाएगा और एक PI को रिलीज कर देगा। जैसे ही अमाउंट ऑफ वाटर को छोड़ेगा, जिसके लिए इसको एनर्जी चाहिए, ठीक है, यहां से ये देखो ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है, लेकिन अब इसको दोबारा से ATP में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इसलिए ये H2O को रिलीज कर देगा और ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं अब आपको चलता हूँ रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में जो ऑर्गन या जो शरीर के भाग हिस्सा लेते हैं उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या क्या चीज आती है? तो रेस्पिरेशन शुरू कहाँ से होता है? तो मैं फ्लो चार्ट के जरिए आपको एक बस बताऊं। रेस्पिरेशन आपका नॉस्ट्रल से शुरू होता है। अब आप कहोगे नोस्ट्रल से कैसे शुरू हो गया? हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, नॉस्ट्रल्स के जरिए। दिस ऑक्सीजन इज एंटर इनटू अवर नेसल पैसेज, ठीक है, इन नेसल पैसेज में एंटर करेगी। After nasal passage, it is enter now into nasal cavity. अब ये nasal cavity में एंटर कर जाएगी। nasal cavity में एंटर करने के बाद this oxygen is goes into pharynx. ये होता है बेटा आपका एपिग्लॉटिस, जो मैंने डाइजेशन के टाइम आपको बताया। ये देखो ये कवर्ड अप कर रहा है इसको, इसलिए हमारी इसमें नहीं जाता, फूड पार्टिकल्स यहीं से आ जाता, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस का फंक्शन हो गया। तो फिरेंक्स में जाने के बाद देखो, नेसल कैविटी से में से जाने के बाद ये जाएगी आपकी फिरेंक्स। फिरेंक्स में जाने के बाद ये लिरेंक्स में जाएगी, जिसको वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। वोकल कॉर्ड नहीं, मतलब इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं एक्चुअली। लिरेंक्स, ये रहा लिरेंक्स। लिरेंक्स में जाने के बाद ये आपका जाएगा
विंड पाइप में, ठीक है। विंड पाइप से ट्रैकिया में कहूंगा मैं एक्चुअली। लेरेंक्स के बाद आपका ये जाएगा ट्रैकिया में, ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया है आपका, ये है, मैं यहाँ से बना के दिखाता हूँ, मैं अभी दिखाऊंगा नहीं आपको वरना समझ नहीं आएगा। ये ट्रैकिया आप समझ लीजिए एक ट्री, ठीक है। एक ट्री में ट्री को अपोजिट बना रहा हूँ, यहाँ पे आप उसकी जड़ें समझ लो, ठीक है। ये ट्री है और ये ट्रैकिया है। विंड इसमें अब आ गई जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। अब क्या होगा, दिस ट्री हैव टू बी डिवाइडेड, ब्रांचेस अराइज होनी है। सिमिलरली लाइक दैट ट्रैकिया में भी ब्रांचेस अराइजेज होती है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। इनको क्या बोला हमने, ब्रोंकाई। लेफ्ट और राइट में ये आपकी डिवाइड हो जाते हैं लाइक एन अ ट्री। अब ऐसा तो नहीं है सिर्फ ट्री में 2 ही ब्रांचेस होती हैं, इट शुड बी मोर फर्दर डिवाइडेड इनटू मोर ब्रांचेस, ठीक है। ये मोर ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, इसको हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई से डिवाइड हुआ है इसलिए हम इसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। अब आगे जाके आपकी ट्री में जैसे लीव्स आ जाती हैं, इसमें भी कुछ एयर सैक्स फिल्ड कैविटीज आ जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एल्वुलर सैक्स, एल्वुलाई, एल्वुलस, ठीक है। इंडिविजुअली और सिंगुलर प्लूरल अलग अलग। तो मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ, इसी में आपका ऐसा होता है, सिमिलरली लाइक दैट। ये लंग्स हैं, ये लंग्स के अंदर का इंटरनली स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। दिस इज द ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वुलर सैक, डायफ्राम, अब क्या होता है, जैसे ट्रैकिया में एंटर कर रही है ऑक्सीजन, ये आपका ब्रोंकियोल्स में जाएगा, और सबसे पहले ब्रोंकाई में जाएगा, फिर ब्रोंकियोल्स में, फिर एल्वुलर सैक में। अब एल्वुलर सैक में आपकी ऑक्सीजन जाने के बाद ये रहा एल्वुलर सैक, ये एंटर करेगा इनटू ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज में एंटर करेगा, ठीक है। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होगा, उसकी हेल्प से ये एंटर करेगा इनटू द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब ब्लड कैपिलरीज में एक सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं आरबीसी। क्योंकि ये सेमी परमिएबल है इसलिए डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन क्या है, इट इज इन अ प्रोसेस इन विच some fluid molecules move from higher concentration to lower concentration without needing of energy। इसमें एनर्जी को यूटिलाइज नहीं होती क्योंकि हाइयर से लोअर में। यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बहुत हाई है, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बहुत लो है, ये मूव कर जाएगा हाइयर से लोअर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अब आरबीसी प्रेजेंट है, आरबीसी रेड कलर के क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन की वजह से होते हैं। ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इस एक्ट एज एन कुरियर बॉय, ये कुरियर बॉय की तरह एक्ट करेंगे और जो ऑक्सीजन एंटर करी है ब्लड कैपिलरी में, इट टेक दैट ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द टिश्यू वेयर इट इज रिक्वायर्ड। अब टिश्यू क्या करेंगे, ये टिश्यू को कैरीज O2, वो टिश्यू को दे दी, टिश्यू ने यूटिलाइज करी, यूटिलाइज O2 एंड एक्सचेंज में वापस ब्लड में इसने टिश्यू ने क्या करा, CO2 को ब्लड में डिफ्यूज कर दिया। डिफ्यूज करने की वजह से वो ब्लड में मिक्सअप हो, बट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास इस CO2 को ले जाने की एफिनिटी नहीं,
तो ये क्या करेगा, ब्लड में मिक्सअप होगी तो ब्लड्स के जरिए ये डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए वापस से एल्वोलाई में एंटर करके नोस्ट्रिल्स के जरिए एग्जिट हो जाए। तो अब बात आती है यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्यों मतलब ऑक्सीजन को लेके जाता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास O2 और CO2 में से सिर्फ ऑक्सीजन की हायर एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने की, CO2 के नहीं होती। दैट्स व्हाई इट बाइंड विद O2 इजीली। लेकिन एक और मॉलिक्यूल होता है कार्बन का जिसके साथ O2 से भी ज्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की एफिनिटी, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैन हैव एन हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसलिए अगर किसी बंद रूम में बोला जाता है कि कॉल वगैरह नहीं चलाना चाहिए, क्यों? बिकॉज कॉल रिलीज इन कार्बन मोनोऑक्साइड। उस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी वाला दूसरी चीज आ गई है। अब हीमोग्लोबिन को हायर एफिनिटी वाला ही बाइंड करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड की तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, तो हीमोग्लोबिन के साथ CO बाइंड कर जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है और ए पर्सन कैन डाई। अच्छा चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं जिसमें हमने पढ़ा है अभी तक। आपका जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, वो हमारे एल्वेलस में आकर एंट्री कर जाती है एंड विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन इट इज एंटर इनटू ब्लड कैपिलरी और ब्लड कैपिलरी से टिश्यू में चली जाती है जहां पर यूटिलाइज होगी। यूटिलाइज में रिएक्शन में CO2 वापस से नोस्ट्रिल में जाती है। तो हमने एक ओवरव्यू देख लिया, तो हम इसका थोड़ा सा डिटेल में चले जाएंगे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। दिस इज जैसे ना पेरिफेरी, हमें डीप नहीं जाना लेकिन थोड़ा पेरिफेरी के एंड थोड़ा सा डीप चले जाएंगे ताकि किसी को कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।